तो भाइयों, अब तुम ही बताओ, इस बदतमीज आदमी के साथ क्या करना चाहिए। भैया मेरी मानो तो इसे महाराज के पास ले चलो। लोगों के कहने पर वह धनी सेठ उस लकड़हारे को उस राज्य के राजा के पास ले गया। राजा की ससुराल जिस गांव में थी, उसी गांव में वह धनी सेठ भी रहा करता था। इस हिसाब से गांव के नाते वह धनी सेठ राजा की ससुराल का हो गया। फिर सेठ ने राजा को सारा किस्सा सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने अपने ससुराल के धनी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला इस नतीजे पर पहुंचा है कि लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है, और जबकि उसने ग्राहक की शर्तों को स्वीकार किया था, इसलिए उस घोड़े पर भी धनी सेठ का ही अधिकार है। अब लकड़हारा घोड़े को लकड़ी सहित सेठ के यहाँ छोड़कर चला जाए। राजा ने भी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया। बेचारे लकड़हारे को यहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिला। बेचारा लकड़हारा अपनी खराब किस्मत पर आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ जी, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाग्यवान, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था, और आज मेरे हाथों से मेरा प्यारा घोड़ा भी चला गया। फिर मोहन ने जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें अपनी पत्नी सुमन को बताई। सारी बातें सुनकर सुमन ने अपने पति की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप जरा भी चिंतित मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ जी। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ जी। प्लीज जी, प्लीज चुप होइए जी। आप देखना जी, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान के घर देर है जी, अंधेर नहीं है। फिर कुछ देर बाद रात हो गई और वो दोनों सो गए। लेकिन दुख के कारण मोहन सुबह सुबह बिस्तर से उठ ना सका। अपने पति की यह हालत देखकर सुमन बोली, मेरे अच्छे पति, मुझे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेच पाऊँ। जैसा तुम ठीक समझो भाग्यवान, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे की पत्नी सुमन ने अपने गधे पर लकड़ियों का गट्ठर टांगा और बाजार की ओर रवाना हो गई। सुमन रास्ते में खुद से ही बातें करती जा रही थी। यदि वो बेईमान धनी मुझे मिल जाए तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ते में ढेर सारी सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां। ताऊ आओ, चच्चा आओ, दद्दा आओ, बब्बा आओ, ले लो लकड़ियां। उसी रोज वही धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सुमन की ओर देखा और फिर बोला, वाह भगवान जी, आज फिर से एक शिकार आपने मेरे लिए भेज दिया। कल उस मूर्ख लकड़हारे से उसके घोड़े को लूट लिया था, और आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी सेठ लकड़हारे की पत्नी सुमन के पास पहुंचा और फिर उससे बोला, क्या भाव लगाया इन लकड़ियों का? ज्यादा कुछ नहीं हजूर, बस आप चांदी के 3 सिक्के दे दीजिए। महंगा सौदा है। क्या तुम इन लकड़ियों के दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा तो 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हजूर, क्योंकि लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर है तो बोलिए। यह औरत तो बहुत होशियार लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही
इसकी सारी होशियारी गायब हो जाएगी। धनी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सुमन बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो मैं किसी और ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं तुम्हें मुझे उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? उस धनी सेठ की यह बात सुनकर लकड़हारे की पत्नी सुमन चौंक उठी। अच्छा, तो ये वही बेईमान धनी सेठ है, कुत्ता कहीं का, जिसने मेरे पति को ठगा था। वैरा कुत्ता कहीं का, आज इसकी खैर नहीं। आज मैं इससे ऐसा बदला लूंगी कि इसे जीवन भर याद रहेगा। सुमन ये सब सोच ही रही थी कि तभी धनी सेठ बोल पड़ा। अरे ओ लकड़ी वाली, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ठीक है हजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चल अब देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेके आ जा। धनी सेठ की बात मानकर सुमन अपने गधे को लेकर धनी सेठ के पीछे पीछे चल पड़ी और ऐसे ही चलते चलते वो जल्द ही धनी सेठ के घर पर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? माफ करना हजूर, मैं सच में शर्त भूल गई थी। मैं गधा बांध देती हूँ। फिर सुमन ने गधे को चुपचाप खंबे से बांध दिया। मैंने शर्त पूरी कर दी हजूर। अब लाइए, मेरी शर्त के अनुसार मुझे मेरे 3 सिक्के दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ये क्या हजूर, ये क्या दे रहे हैं आप? सौदे और शर्त के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थी आपने उसी हालत में खरीदी, और इसी के चलते लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने भी तो मुझसे वादा किया था कि पैसे जिस हालत में होंगे आप मुझे उन्हें उसी हालत में देंगे। इसीलिए पैसे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना मुझे एक हाथ भी दीजिए। अरे हजूर, शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ये करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी काट कर मुझे दीजिए। सुमन की बात सुनकर बेईमान सेठ के होश उड़ गए। ये क्या बक रही है तू? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी काट कर मुझे देना होगा, नहीं तो मैं खुद काट लूंगी। तुम्हारी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी, और जो मेरा हक है, सिक्कों के साथ तुम्हारा एक हाथ मुझे चाहिए जी, चाहिए। ऐसा कहकर सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। इस बेईमान सेठ से मुझे मेरा हक दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। ये सेठ बड़ा बेईमान है, ये लुटेरा है। अरे यहाँ तो आज लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पे आपकी बात सुन सकती हूँ। सेठ जी, पहले आप अपना एक हाथ काट कर मुझे दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा और सारी लकड़ियाँ और 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। मेरी बात मानो, लोगों को इकट्ठा मत करो। सेठ बार बार ऐसा कहता रहा, लेकिन सुमन तो अपनी जिद पर अड़ी बैठी थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। लगता है आज तो ये मेरा हाथ कटवा कर ही मानेगी। सुमन और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते वहां आस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और फिर सुमन ने उन्हें सारी बात बताकर अंत में बोला, अब आप ही सभी लोग मिलकर फैसला करिए कि शर्त के मुताबिक सिक्कों के साथ साथ मुझे इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। अरे सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने कल एक गरीब आदमी से उसका घोड़ा छीना था, याद है कि याद दिलाऊं? ओए छोटू, ओ गंडासा लेकर उसका हाथ काटना है आज।
हाथ तो काट कर सेठ जी आपको बिल्कुल देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती राजा के पास लेकर जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ भाइयों, हम भी साथ चलेंगे। चलो भाई, हम भी साथ चलेंगे। राजा का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है भाई, ठीक है। मैं अपनी इच्छा से राजा के पास जाने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग लकड़हारे की पत्नी सुमन और धनी सेठ को लेकर उसी समय राजा के दरबार में पहुंचे और सारी बात राजा को बताई गई। सारा किस्सा सुनने के बाद राजा उलझन में पड़ गया। अगर मैं सेठ का पक्ष लेता हूं तो मुझे सभी लोग अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सुमन बोली, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए महाराज, मुझे मेरा हक दिलाइए। सारी बातें सुनकर राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि दोषी तो यही सेठ है। तुम्हारी मांग जायज है सुमन, लेकिन इस व्यक्ति का एक हाथ लेकर तुम क्या करोगी सुमन? मेरी बात मानो तो सेठ के एक हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा है उसके सहित 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं महाराज, मुझे शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। राजा ने सुमन को बहुत समझाया, तब जाकर सुमन ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस लेती हूँ। 50 सोने के सिक्के? नहीं महाराज, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है महाराज। महाराज, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे इसका एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करें, इसका एक हाथ कटवाकर मुझे दे दीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, घर पर मेरे पतिदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के हिसाब से अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। राजा का फैसला सुनकर सेठ के पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे सुमन